ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे जो इस अध्याय के बाकी पोर्शन जो रह गया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया की हम बात करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। बहुत ही आसान परिभाषा है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। उसका एक उदाहरण है रासायनिक समीकरण में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आयरन को देखिए, आयरन जो है वो अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो इसका नतीजा क्या होगा, यह आयरन इस कॉपर को यहाँ पर से विस्थापित करेगा और खुद वहाँ पर आ जाएगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर इसका एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है कि इस एक परख नली में अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन को लेते हैं और उसमें लोहे की कील को 15 मिनट तक अगर डुबो कर रखते हैं तो उस पर लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट की परत जो है वो चढ़ जाती है, लेकिन इस जो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से परिवर्तन होता है। एक तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, जो ये लोहा का कील था उसमें चूँकि कॉपर सल्फेट बन गया ना, आयरन हट के वहाँ पर, यहाँ देखिए ये आयरन जो है अधिक क्रियाशील है, ये कॉपर को हटाया और यहाँ पर FeSO4 बनाया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो जाता है। ये ध्यान रखना, याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट का नीला विलयन किस रंग का हो जाएगा यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को रखा जाए तो यहाँ पर उसका कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है वह FeSO4 मतलब हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर को विस्थापित करके वह FeSO4 बना चुका है। दूसरा उदाहरण इसका नीचे में दिया हुआ है कि Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर Zn जो है वह कॉपर से, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यह कॉपर को यहाँ से विस्थापित करेगा और खुद वहाँ पर बनाएगा नया उत्पाद ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चले द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ठीक है, विस्थापन की तरह ही है। वहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक बार विस्थापन की क्रिया होती है, लेकिन द्विविस्थापन से नाम से ही पता चलता है यहाँ पर 2 बार विस्थापन की क्रिया होगी। तो ऐसी क्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ सोडियम सल्फेट है और ये बैरियम क्लोराइड है, दोनों एक दूसरे के साथ संयोग कर रहा है। तो ये बैरियम क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ संयोग करके बनाएगा बैरियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ संयोग करके बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो 2 बार आदान प्रदान हो गया, यहाँ पर 2 बार विस्थापन की क्रिया हुई। एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि बैरियम सल्फेट जो अवक्षेप बनता है उसका रंग क्या होता है, तो उसका रंग सफ़ेद होता है और इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये याद रखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र। इसके बाद हम आते हैं उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन की क्रिया और उपचयन की क्रिया ये नाम से ही पता चलता है। उपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो यहाँ पर 2 जो उदाहरण दिए हुए हैं वह उपचयन का उदाहरण है। एक कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यह उपचयन की क्रिया हो गई। दूसरा है कॉपर, है कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है CuO, तो यह भी उपचयन की क्रिया हुई। ये इसका परिभाषा हो गया और ये 2 इसके उदाहरण। अपचयन की बात करें तो अपचयन में ठीक उल्टा होगा यहाँ पर कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है या हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अब इसके उदाहरण के तौर में हम ये लिख सकते हैं CuO प्लस H2, हीट Cu प्लस H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कॉपर के साथ लगा हुआ है, जैसे ही हाइड्रोजन आया यहाँ क्या हो गया, ये कॉपर से ऑक्सीजन हटकर
कॉपर बना दिया और यहाँ पर H2O का निर्माण हो गया। तो यह एक अपचयन का उदाहरण हो गया। उसके बाद एक ऐसी अभिक्रिया आती है जो जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। ये यहाँ से आप परिभाषा आप लिख दीजिए अपचयन का। तो ये नीचे जो उदाहरण दिया हुआ है इसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहा है। मतलब CO प्लस H2 उसमें आया, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो ये अपचयन की क्रिया हो गई। और दूसरे अभिक्रिया में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। H2 में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ आकर वो H2O का निर्माण कर दिया, तो यह क्रिया क्या हो गई? उपचयन। तो जब वैसी विक्रिया जिसमें दोनों एक साथ हो तो हम वैसे विक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब दोनों ही जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो, यही इसकी परिभाषा भी हो गई, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और यही एग्जाम्पल उसमें हम लिख देंगे। इसके बाद दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। संक्षारण को परिभाषित करें, विकृत गंधिता को परिभाषित करें। तो संक्षारण क्या है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल की उपस्थिति में उस धातु के ऊपर एक परत जम जाती है जो उस धातु को कमजोर करता है, तो ऐसी अवस्था में उसे संक्षारण होना कहा जाता है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। अब जैसे कि कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। अब लोहे में जंग लगता है तो ऊपर में उसमें ब्राउन कलर का भूरे रंग की परत जम जाती है, जिससे लोहा कमज़ोर भी होता है। चांदी के ऊपर काले रंग की, चांदी जब पुरानी हो जाती है तो उसमें काले रंग की परत जम जाती है, वो भी एक संक्षारण हुआ। तांबे के ऊपर हरे रंग के परत का चढ़ जाना, जम जाना, यह भी एक संक्षारण का उदाहरण है। अब इसे बचने का उपाय क्या है? तो यहाँ पर इसे बचा जा सकता है, जिसके उपाय है कि यशद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट। यह 3 विधियां हैं जिसके द्वारा उसके ऊपर क्रोमियम और या पेंट का परत चढ़ाकर हम उसे संक्षारण से बचा सकते हैं। इसके बाद विकृत गंधिता, इसको आप लिख लीजिए, इसका परिभाषा विकृत गंधिता, जब कोई तेल या वसा से बनी हुई वस्तु अधिक दिनों तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा वायु के संपर्क में आने पर उपचयन होने के कारण होता है। उपचयन मतलब वायु के ऑक्सीजन के संयोग में अगर वो कांटेक्ट में आएगा, इसीलिए हम कुछ चीज़ों को जब लंबे समय तक वो खराब नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन का संपर्क उससे ना हो और वह चीज़ें अधिक दिनों तक फ्रेश रहे। इसके बाद यहाँ पर विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या क्या उपाय हैं? 4 उपाय यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, उसमें का उपयोग किया जाएगा ताकि उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया धीमी हो जाए। वायुरोधी बर्तन में, इसी कहते हैं एयर टाइट कंटेनर, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा जो चिप्स की थैलियाँ जो होती हैं या कुछ पैकेट्स जो होते हैं, मिक्सर के पैकेट्स होते हैं, आप देखेंगे उसको फुला हुआ होता है, तो वो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वह चीज़ें अधिक दिनों तक खराब ना हो? तो वो नाइट्रोजन गैस है, और उसको भरकर उसे सुरक्षित रखते हैं। दूसरा है शीतलन। चौथा, फोर्थ वन, मतलब कक्ष से कम तापक्रम पर हम वस्तु को शीतलन करके हम उसे लंबे, कोल्ड स्टोरेज आप लोग जानते ही होंगे, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि वो अधिक दिनों तक फ्रेश रहे। दूध को भी हम फ्रीज में रखते हैं ताकि वो दूध खराब नहीं हो, खासकर गर्मी के मौसम में। तो ये चैप्टर में इतनी बातें थी। अब हमको कुछ प्रश्न को हम देख लेते हैं। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट विलयन में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है? हम लोग देखे थे वहाँ पर कि लोहे की कील पर भूरे रंग की, कॉपर की भूरे रंग की परत जम गई थी, और कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले रंग का था वह हरे रंग का हो गया था। तो इसे आप वहाँ नोट डाउन किए होंगे। इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग आराम से उसकी मदद से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है
निम्न में परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना, ये कहा जा रहा है कि यह किस क्वेश्चन को प्रश्न को समझना भी बहुत आवश्यक है। कई बार हम प्रश्न को नहीं समझ पाते, जिसके कारण वो एग्जामिनेशन में उसे हम जानते हुए भी गलत लिख कर चले जाते हैं। तो ये भी समझना आवश्यक है क्या पूछ रहा है। निम्न में परिवर्तन को पहचानिए, मतलब कौन सा परिवर्तन हो रहा है। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी, और पानी को फिर से हम जमा सकते हैं बर्फ में। तो यह चूंकि उसकी अवस्था पूर्व अवस्था में उसे हम ला सकते हैं, तो यह क्रिया कौन सी क्रिया हो गई, भौतिक परिवर्तन होगा, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। दूध का दही में बनना, एक बार दूध से दही बन गया तो वह पुनः उसको दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद है श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हमने देखा था श्वसन की क्रिया में जो ग्लूकोज शर्करा है C6H12O6 प्लस उसमें ऑक्सीजन आए थे, तो उसको वह तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O और ऊर्जा में मुक्त किया था। तो यहाँ पर चूंकि इस क्रिया में उष्मा मुक्त होती है, इसीलिए इसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह समीकरण को लिखने के बाद हम ये बात नीचे एक लाइन में ये लिखेंगे। इसके बाद है वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है। वायु के संपर्क में कोई बर्तन आएगा तो वह हवा से आयरन जो है, वो कॉपर जो है हवा की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में उससे ऑक्सीजन से संयोग कर कर वह कॉपर ऑक्साइड बनाता है। उसके ऊपर एक हरे रंग की परत जम जाती है, जिसके कारण उसकी चमक चली जाती है। आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीकरण की क्रिया को धीमी करता है, ताकि वह वस्तु जो खाने वाली वस्तु है वह अधिक समय तक फ्रेश रहे, अधिक समय तक खराब ना हो, इसके लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों भंडारित करते हैं। सिल्वर क्लोराइड को मैंने देखा था, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ही सूर्य प्रकाश के कारण उसमें सिल्वर 2AgCl एरो, ऊपर सूर्य प्रकाश था वह 2Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो गया था, मतलब सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो गया था। तो वह इसलिए उसे गहरे रंग की बोतल में रखने से क्या होगा, वह सूर्य प्रकाश के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि वह सूर्य प्रकाश के संपर्क में नहीं आए और उसे अभिक्रिया ना करे, वो खराब ना हो। इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण वो आप लिख सकते हैं। बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड जो बना था उसमें वो उदाहरण आप दे सकते हैं, जो कि 2 बार वहाँ पर आदान प्रदान हुआ था। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। N2 + 3H2 2NH3 की रासायनिक अभिक्रिया को पहचानिए। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ये है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में उन्होंने बताया था, एक अभिक्रिया कौन सा होगा, ये होगा संयोजन अभिक्रिया। A+B एरो C, मतलब 2 अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, अतः यह क्या है, यह संयोजन अभिक्रिया है। गर्मियों में दूध को कक्षताप पर रखने पर क्या होता है। गर्मी के मौसम में दूध को कक्षताप पर रखने पर वो तापक्रम के कारण दूध की गुणवत्ता प्रभावित होगी, दूध खराब हो सकता है। अतः हम उसे कक्ष से ताप से कम तापक्रम पर रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं, ताकि वह खराब ना हो। क्या होता है जब बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करता है। तो जब बिना बुझा हुआ चूना में देखे थे CaO + H2O, जब वो मिला था तो उससे क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो यह समीकरण भी याद रखना है, इसकी परिभाषा भी याद रखनी है, लघु उत्तरीय प्रश्न में है। यहाँ देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको बता चुके हैं। जब 2A + B एरो C, इसका उदाहरण भी अभी बताएं। फिर वियोजन अभिक्रिया क्या है, वहाँ पर जो है एक अभिकारक 2 नए उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। वहाँ पर भी आप जो है CaOH2 का भी जो है वो उदाहरण आप ले सकते हैं। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं किस नियम का ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसका भी नियम को हमने बता दिया है कि कैसे हम करेंगे। वो LHS राइट, HS परमाणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या वो बराबर होनी चाहिए, एरो बीच में होना चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। इसके बाद उदाहरण रासायनिक क्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होता है, बहुत सारी रासायनिक क्रिया इसमें गैस उत्सर्जित होता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट में हीट हम करेंगे तो वह
CaO प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो वहाँ भी गैस मुक्त हो रहा है, तो हम वो उदाहरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार रासायनिक समीकरण इसमें पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रंग में हमने देखा वो हम कॉपर सल्फेट का विलयन में जो हम लोहे के किलो वो भी हम दिखा सकते हैं वहाँ पर किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखते हुए उसको हम दर्शा सकते हैं कि वह नीला रंग किस तरह से हरे रंग में परिवर्तित हो गया। विकृत गंधिता के बारे में बता सकते हैं कि तेल या वसा से बनी वस्तु अधिक समय तक रखने से उसके स्वाद और गंध में जो विकृति आती है, परिवर्तन आता है, उसको विकृत गंधिता करते हैं। इसको रोकने के 2 उपाय पूछे जा रहे हैं। वहाँ पर हमने 4 उपाय बताए थे। तो 2 उपाय में एक तो है कि उसको आप ऑक्सीकरण की क्रिया को धीमी की जा सके, नाइट्रोजन को गैस को के द्वारा उसको रोका जा सकता है। उसके बाद शीतलन था और एक था वो वायु रोधी बर्तन में वस्तुओं को रखने से। संक्षारण को बढ़ावा देने वाली 2 शर्तें। संक्षारण की क्रिया होती है नमी की उपस्थिति में या अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, या फिर हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर हम इतना प्रश्न अच्छी तरह से तैयार कर लें तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमें कोई प्रश्न इसमें नहीं छूटेगा। तो ठीक है बच्चों, ये अध्याय 1 का इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जो है दूसरे अध्याय में हम लोग तैयारी करेंगे। इसके पहले बायोलॉजी की क्लासेस जो हुए थे उसका भी आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए। ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओके।